नमस्कार। हेलो डॉक्टर कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दर्शकों, हेलो डॉक्टर कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं आपकी और हमारी स्वास्थ्य से जुड़ी हुई तमाम जानकारियाँ। और जैसा कि अभी समय चल रहा है, हम सभी जानते हैं कि हमारा देश, पूरा विश्व वैसे तो, लेकिन हमारा देश महामारी की चपेट से भी निकल भी नहीं पाया था। हम पूरी तरह संभल भी नहीं पाए थे और कि दूसरी महामारी फिर से आ गई। और वो कौन सी महामारी है ये हम सभी जानते हैं। जी हाँ, म्यूकोरमाइकोसिस, जिसे हम ब्लैक फंगस के नाम से भी जानते हैं। और डेल्टा प्लस के बारे में भी आपने सुना ही होगा, आजकल अखबारों की सुर्खियां बना हुआ है डेल्टा प्लस। तो क्या है ये? बहुत सारी बातचीत आज हम अपने स्टूडियो में बैठकर अपने विशेषज्ञ के साथ करने वाले हैं। अगर आपके पास भी किसी भी तरह की कोई भी जिज्ञासा है विषय से संबंधित, आप कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, तो मौका है आपके पास हमसे सीधे संपर्क करने का। तो जल्दी से हमारे स्टूडियोज़ के मोबाइल नंबर आप नोट कर लीजिए, जिन नंबरों के माध्यम से आप हम तक अपने प्रश्न को पहुंचा सकते हैं। हमारे स्टूडियो के मोबाइल नंबर्स हैं 7579428047। दूसरा नंबर है 7579428028। हम अपने दर्शकों को बता दें कि मोबाइल नंबर्स पूरा एक ही है, लेकिन लास्ट डिजिट जो है, पहला नंबर जो मैंने आपको बताया था उसमें है 4 और 7, दूसरा डिजिट जो है 2, 8 है। मैं एक बार फिर से दोहरा देती हूँ, 7579428028 या फिर 7579428047। विषय से संबंधित अगर आप प्रश्न करेंगे तो हम आपके प्रश्न को अपने कार्यक्रम में शामिल करेंगे। और एक रिक्वेस्ट मैं हर बार करती हूँ, तो आपसे इस बार भी मैं ज़रूर करूँगी कि जैसे ही आपकी कॉल कनेक्ट हो जाती है तो आप अपनी टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजिए या फिर थोड़ी सी दूरी बनाइए, नेटवर्क में आके आप हमसे अपने प्रश्न को रखिए। अपने शहर का नाम, अपना नाम बताइए, उसके बाद अपने प्रश्न को रखिए, जिससे कि हम आपके प्रश्न को अपने कार्यक्रम में शामिल कर सकें। ब्लैक फंगस या फिर डेल्टा वेरिएंट प्लस के बारे में बहुत सारी बातचीत करने के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में हैं ENT हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, जॉलीग्रांट से डॉक्टर SS बिष्ट। सर, बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में आपका। दूरदर्शन के सभी दर्शकों को मेरा सादर दिल से प्रणाम। सर, जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारे देश में जो डेल्टा वेरिएंट आया था बहुत तबाही मची, और उसके बाद जो है ब्लैक फंगस आ गया, एक महामारी और आ गई। हम संभल भी नहीं पाए थे, थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि हाँ सेटल होने वाला है, लेकिन उसके बाद जो है ब्लैक फंगस ने अपना प्रकोप दिखा दिया। तो ब्लैक फंगस के बारे में हम सबसे पहले जानना चाहेंगे कि क्या है ये? ब्लैक फंगस बेसिकली एक फंगल इन्फेक्शन होता है। फंगस हम उसे कहते हैं, जैसे फुफुद कहते हैं, हिंदी में आम भाषा को फंगस हम फुफुद कहते हैं। आम घरों में आप जहाँ भी सीलन होती है, जहाँ भी सीलन हो या कोई पेड़ पत्ती जहाँ भी गल रही है, तो वहाँ पे आपको फुफुद ग्रोथ करते हुए दिख जाएगी। तो वही ब्लैक फंगस उसी का एक फुफुद होता है, जैसे हम म्यूकोरमाइसिटीज ग्रुप का होता है। म्यूकोरेल्स एक ग्रुप है फंगस का होता है, जिसके स्पोर हमारे नाक में चले जाते हैं और छाती में भी जा सकते हैं। तो इससे जो बीमारी उत्पन्न होती है उसे हम म्यूकोरमाइकोसिस कहते हैं। दूसरा, इसको आम शब्दों में प्रिंट मीडिया हो या सोशल मीडिया में आजकल लोग इसे ब्लैक फंगस का नाम लेते हैं, लेकिन फंगस की किताबों के हिसाब से ब्लैक फंगस कुछ नहीं होता। इसे ब्लैक फंगस इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जिस शरीर के जिस भाग को प्रभावित करता है वो अल्टीमेटली उस भाग में खून का दौरा बंद हो जाता है और वो भाग शरीर का काला पड़ जाता है। सर, जैसा अभी आपने कहा कि ब्लैक फंगस हमें घरों में भी दिखाई देता है, बरसात का मौसम है और अक्सर सीलन हमें दिखाई देती है, और जहाँ पर सीलन होती है वहाँ पर वो फफूंद जैसे, जिसे हम कहेंगे ब्लैक फंगस जो है वो हो जाती है। क्या वो भी उतनी ही घातक है जिस तरह से आप कह रहे हैं? अब उसका मुख्य कारण है कि ब्लैक फंगस तो हम वातावरण में हर कोई आदमी सांस ले रहा, तो हर किसी में ये ब्लैक फंगस जिसे हम म्यूकोरमाइसिटीज कहते हैं उसके स्पोर जा रहे हैं। लेकिन ये बीमारी किसको हो सकती है, यहाँ पे 2 भागों में बांटी जाती है। तो नॉर्मली जो भी आदमी वातावरण में सांस ले रहा है वही ब्लैक फंगस के स्पोर सांस के साथ ले रहे हैं, लेकिन जिस आदमी की शरीर की प्रतिरोधक क्षमता, जिसे हम इम्यूनिटी कहते हैं, अगर वो कम हो गई है तो उसी आदमी में ये असर करता है। तो नॉर्मली हम हर दिन ब्लैक फंगस के साथ रह रहे हैं, आज से नहीं पहले से रह रहे हैं। जब कोरोना वायरस आया था उससे पहले भी ब्लैक फंगस आते थे, लेकिन इस समय ये ज़्यादा इसलिए देखने को मिला है। तो ये जो हमारा वेरिएंट, जिसका हम कोविड का वेरिएंट डिस्कस कर रहे हैं म्यूटेशन के बाद, ये डेल्टा वेरिएंट हमारे जो पेनक्रियाज होता है, जो हमारे शुगर को कंट्रोल करता है, उसकी सेल को नुकसान कर रहा है।
दूसरा ये नाक की जहाँ हमारी म्यूकोजा होता है, यूजली ब्लैक फंगस इस समय नाक में प्रभावित कर रहा है। अच्छा। तो ये उन लोगों में हो रहा है जिनकी शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कम है। सर जैसा कि अभी आप बता रहे हैं कि ब्लैक फंगस अभी नहीं, अचानक से नहीं आया, ये पहले से था, लेकिन सुनाई नहीं दिया कभी इस तरह से, बहुत ज्यादा केसेस सुनाई नहीं दिए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। पहले अगर हम अपना रिकॉर्ड देखते हैं, अपना सेंसस देखते हैं, तो हम महीने में 2-3 ब्लैक फंगस के केस पहले भी देख रहे थे। पहले भी आते थे जी। इस समय हमें कि एक दिन में हम 10-15 देखने को मिले। तो उसका मुख्य कारण ये देखा गया कि जिन्हें भी कोविड इन्फेक्शन हुआ, और दूसरा ये सारे वो मरीज देखे गए जिन्हें कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हुआ था। तो ये इसका बढ़ने का कारण कोरोना वायरस ही था। अच्छा, तो सर हम बातचीत जारी रखेंगे। कॉलर हैं जो हमसे जुड़ चुके हैं, पहले कॉल ले लेते हैं। हेलो 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 जी, हेलो नमस्कार, नाम बता दीजिए अपना। हेलो हेलो, अपना प्रश्न पूछिए। हेलो जी, प्रश्न पूछिए आप। हाँ सर, मेरा ये सवाल है सर कि जैसे मतलब कोरोना जिन्हें हो जाता है, क्या ब्लैक फंगस उनको ही होने का डर रहता है या हर किसी को हो सकता है? और दूसरा सवाल मेरा ये है कि जिस पे कोविड का इंजेक्शन लग चुका है, क्या उन्हें ब्लैक फंगस होने का चांस कम रहेगा सर? हाँ, आपका पहला सवाल था कि किसको हो सकता है। मैंने पहले ही इसका जवाब दिया था आपको कि ब्लैक फंगस उन्हीं को होता है जिनकी शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होती है, जो खासकर शुगर के मरीज हैं, या जो कैंसर से बीमार पीड़ित है, या किसी किडनी बीमारी से पहले से ग्रसित हो रहा है, और जिस मरीज को अभी हाल फिलहाल में कोरोना हुआ। तो ये 4 मुख्य कारण हैं जिनमें ये ब्लैक फंगस हो रहा है। दूसरा आपका सवाल था कि टीका लगाने के बाद हो सकता है, नहीं हो सकता। यस, दोनों हो सकते हैं, क्योंकि टीका लगाने के बाद भी कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हो रहा है लोगों में, लेकिन उसकी जो क्षमता होती है वायरस की हमारे शरीर को नुकसान करने की, वो कम है। तो उनमें चांसेस कम हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि टीका लगने के बाद आपको ये ब्लैक फंगस और म्यूकरमाइकोसिस नहीं हो सकता, ये हो सकता है। एक ये बड़ी भ्रांति है लोगों में कि हम वैक्सीन लगवाने गए और लौट के आए तो जो हल्का फुल्का फीवर कभी कभी आ जाता है, हर किसी को नहीं आता, लेकिन लोगों में यही भ्रांति हो गई कि नहीं हम वैक्सीन लगवाएंगे नहीं, और वैक्सीन लगवाने के बाद भी कोरोना हो रहा है। नहीं, वैक्सीन लगवाने के बाद, ये आपका अच्छा सवाल है कि वैक्सीन ना लगाना और घातक है। देखा गया कि जिन्हें वैक्सीन लगी है उन्हें अस्पताल जाने की जरूरत नहीं पड़ी है। कोरोना हुआ है उन्हें, लेकिन उनकी सीवियरिटी नहीं है। उन लोगों की मृत्यु दर बहुत कम है जिन्हें टीका लगा था। इन्फेक्शन आपको हो सकता है, लेकिन उसके इन्फेक्शन के कारण जो आपको परेशानी आती है वो बहुत कम हो जाती है। बिल्कुल, रोग प्रतिरोधक क्षमता कहें हम, एक तरह से इम्यून हमारा जो स्ट्रांग हो जाता है अगर हम वैक्सीनेशन करवा लेते हैं। सर कई बार ऐसा सुनने में भी आया है कि एक वैक्सीन लगवाई उसके बाद तबीयत खराब हो गई, तो 2 वैक्सीन की क्या मतलब, क्यों जरूरत है 2 वैक्सीन? वैक्सीन में अभी तो ये फिलहाल पहली बार रिसर्च और ट्रायल चल रही है कि कितनी, 1 डोज, 2 डोज या तीसरी बूस्टर डोज भी हमें लगनी चाहिए। अच्छा। तो 1 डोज में ये देखा गया है कि हमारे शरीर में जो किसी भी वायरस या खिलाफ जो हम वैक्सीन करवाते हैं, लगवाते हैं, तो हमारे शरीर में एंटीबॉडी बनती है। तो ये एंटीबॉडी कितने समय तक हमारे शरीर में काम करेगी, तो ये देखने में आया किसी के 3 महीने, किसी में 6 महीने। इसीलिए में जो वैज्ञानिकों ने सोचा कि अगर हमें इसे 1 साल तक शरीर में एंटीबॉडी रखना, तो हमें दूसरी खुराक की जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए 2 वैक्सीन का प्रपोजल सरकार ने दिया, और आगे इस पे और रिसर्चें चल रही है। हो सके आगे लगे कि भाई आपको 1 साल बाद 1 बूस्टर डोज और लगवानी है। बिल्कुल। सर हम ब्लैक फंगस पे वापस आ जाते हैं। जैसे कि डायबिटिक पेशेंट की बात अभी आपने की, तो डायबिटिक के मामले में तो हमारा देश जो है हब है ये हमारा डायबिटिक पेशेंट के। तो लेकिन आज से पहले फिर वही प्रश्न, ब्लैक फंगस क्या उनको पहले प्रॉब्लम नहीं करता था, अब अचानक से ऐसा क्या हुआ कि डायबिटिक पेशेंट को हम कहते हैं कि आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, ब्लैक फंगस से बचना है? हाँ, ये बेसिकली देखा गया कि ये आपने तो पुराने बात करी है कि पहले नहीं होता था। मैं तो ये कह रहा हूँ कि पिछली वेव हुई उसमें भी ब्लैक फंगस इतना नहीं मिला है। तो जो हमारी पहली वेव हुई थी उसमें भी कोरोना काफी लोगों को हुआ था, लेकिन उसके बाद नॉर्मली इतनी ज्यादा केसेस ब्लैक फंगस के देखने के नहीं मिले। उसका मुख्य कारण इस बार जो माना गया, इस बार क्यों ज्यादा हुआ है लोगों में, उसका कारण ये माना गया कि इस बार जो हमारा इन्फेक्शन था वो डेल्टा वेरिएंट से था। और डेल्टा वेरिएंट मैंने पहले भी बताया कि ये हमारे नाक की जो खाल होती है जहाँ पे ब्लैक फंगस शुरू हो रहा है और फिर आंखों में जा रहा, फिर दिमाग जा रहा। दूसरा ये ब्लैक फंगस का ये जो हमारा कोरोना का डेल्टा वेरिएंट है, ये देखा गया कि हमारा जो पेनक्रियाज है उसकी जो बीटा सेल है उनको नुकसान कर रहा है,
वो हमारे शुगर को कंट्रोल करती है। जब वो सेल हमारी खराब हो रही है तो हमारा ब्लड शुगर लेवल 400-500 तक चले जा रहा है। तो खासकर ये डायबिटीज, साथ में कोरोना हो गया, तो उनका शुगर बिल्कुल अनियंत्रित हो जा रहा। तीसरा कारण ये देखा गया कि लोगों ने खुद कोरोना के इलाज में व्हाट्सएप से ट्रीटमेंट लेना, जिसमें बहुत अत्यधिक लोगों ने स्टेरॉइड का प्रयोग किया है। तो स्टेरॉइड भी इसका एक कारण माना गया है कि जिसकी वजह से इस समय ब्लैक फंगस के केसेस बढ़े हैं। जी बिल्कुल सर। एक प्रश्न कॉलर हैं, वो ले लेते पहले। हेलो 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 सर, नमस्कार। जी नमस्कार। प्रश्न जल्दी से अपना प्रश्न पूछ लीजिए। नमस्कार जी। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। मैं ये पूछा था डेल्टा प्लस और इसमें जो लक्षण, इनके लक्षण पूछा। लक्षण डेल्टा प्लस नॉर्मली जितनी बार भी कोरोना हो गया लक्षण आपको वही आने हैं। आपको नाक में दिक्कत होगी, खांसी आएगी, सांस में दिक्कत आ सकती है, और इस बार कई लोगों को पेट में भी तकलीफ आ रही है, साथ में बुखार होना। तो डेल्टा वेरिएंट वो तो एक जेनेटिकली चेंज हुआ, लेकिन लक्षण जो पिछली बार थे वही लक्षण है इस बार भी। और इस बार इस डेल्टा वेरिएंट के जो प्लस वेरिएंट कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि ये बहुत तेजी से फैलेगा, और दूसरा है कि जो हमारे फेफड़े हैं जहाँ पे असर डालता है उसमें ये बहुत जल्दी इसके रिसेप्टर सेल को पकड़ रहा है। ये अभी तक बता रहे हैं विशेषज्ञ, लेकिन ये आने वाले समय में बताएगा ये कितना घातक है। इसलिए बहुत ज़रूरी है जल्दी से जल्दी जितने लोग लगा सके वैक्सीनेशन जो है अपना करवा लें, अगर हमें आगे जो है सेफ्टी रखनी है तो। सर अगर हाई रिस्क की बात करूँ ब्लैक फंगस में, तो हाई रिस्क पे कौन कौन है? हाई रिस्क में जो मरीज शुगर का है, डायबिटीज से पीड़ित है, जिस मरीज का किसी बीमारी के लिए लंबा इलाज चल रहा है, जैसे क्रॉनिक किडनी डिजीज हम कहते हैं, तीसरा मरीज जो है जो किसी कैंसर से पीड़ित है, और चौथा मरीज है जिससे किसी ऑर्गन का ट्रांसप्लांट हो रखा है। तो ये 4 कॉमन ग्रुप है, लेकिन हमने देखा कि 100% लोग इस समय जो पीड़ित हुए हैं वो शुगर से संबंधित थे। तो सारा कारण इस समय डायबिटीज को ही दिया जा रहा है। सर ऑक्सीजन थेरेपी का भी बीच में नाम आया था। जी, ऑक्सीजन थेरेपी का, क्योंकि मैंने आपको ये बोला था कि पिछली बार भी ऑक्सीजन लगी थी, इस बार लोगों ने इसमें काफी बोला कि इस बार हमने जो औद्योगिक ऑक्सीजन, जो इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन था, उसको डाइवर्ट करके सरकार ने मेडिकल ऑक्सीजन के लिए प्रयोग किया गया, लेकिन उसमें अभी तक कोई बहुत ज्यादा साइंटिफिक एविडेंस नहीं है कि उस ऑक्सीजन की वजह से ये ब्लैक फंगस आया। उसमें भी खास से था कि जो अनहाइजीनिक ह्यूमिडिफायर थे उसकी वजह से, वो तो पहले भी था। तो ये था कि जो सफाई का अभियान, जितने भी वेंटिलेटर पे मरीज गए हैं, लंबे समय तक वेंटिलेटर पे रहे हैं, वो मरीज प्रोन होते हैं इस म्यूकरमाइकोसिस के लिए। तो वही था कि उनका अगर वेंटिलेटर की सफाई, उसमें जो ऑक्सीजन के प्रोंग लगाए जा रहे हैं उनकी सफाई नहीं है, उससे फंगल स्पोर चले गया। लेकिन अल्टीमेटली हो उन्हीं लोगों को रहा था जिनको शुगर था और जिनकी शरीर की क्षमता कम थी, रोग प्रतिरोधक क्षमता जिनकी कम थी, और जो डायबिटिक थे उनको सबसे ज्यादा पहले जो है अटैक किया। अच्छा सर ये बताइए, टेस्ट से भी पहले मुझे ये बताइए कि लक्षण क्या होंगे, कैसे हमें पता चलेगा? सबको ये जरूरी है बताना कि जिस भी मरीज को अभी कोरोना हुआ, कोरोना का इलाज चल रहा है या इलाज के बाद वो अपने घर आ चुका है, अगर वो शुगर से पीड़ित था या उसे ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट स्टेरॉइड लिए हैं उसने कोरोना के इलाज के लिए, क्योंकि स्टेरॉइड एक बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है जो इस समय कई मरीजों की जान उससे बची है। मेडिकल ट्रीटमेंट था उसके लिए जो दिया गया, लेकिन कुछ लोगों ने उसका इरेशनल यूज, जो हम कहते हैं, जहाँ जरूरत नहीं थी वहां अपने हिसाब से अत्यधिक खुराक खाना, अपनी मर्जी से दवाई लेना, वो घातक था। अगर वो सेल्फ प्रिस्क्राइब जो किया है लोगों ने खुद को, जी वो बहुत खतरनाक हुआ है। इरेशनल यूज ऑफ स्टेरॉइड जो कारण था। साथ में जिनको शुगर है, अब आपने कहा कि क्या ध्यान रखना, जिसको भी कोरोना हुआ उसे अपना शुगर का इलाज, और अगर अपनी शुगर की जो दवाइयां वो ले रहा है उसको अपने शुगर के विशेषज्ञ से नियमित हर 15 दिन में चेक कराना बहुत जरूरी है। अच्छा। क्योंकि ब्लैक फंगस जो होता है, जो म्यूकरमाइकोसिस होता है, ये हमारे शरीर में 4 जगह असर कर सकता है। सबसे कॉमन इस समय देखा गया कि नाक, आंख में, दूसरा ये फेफड़ों में देखा जाता है जिसे हम पल्मोनरी म्यूकरमाइकोसिस कहते हैं, तीसरा ये पेट में, और चौथा ये हमारे खाल में देखा जाता है। तो लेकिन इस समय जो सबसे ज्यादा कॉमन देखा गया वो नाक और आंख में ही इसका प्रकोप देखा गया है। तो इसलिए जितने भी मरीज कोरोना से ठीक हुए हैं उन्हें अपना शुगर का मॉनिटरिंग कराना बहुत ज़्यादा जरूरी है इस समय, जब तक वो अगले 2-3 महीने तक उनका शुगर सामान्य ना हो जाए। बिल्कुल। और बहुत सारे लोगों में ये भी सोच है कि अगर कोविड पॉजिटिव वो हुए हैं, कोरोना उनको हुआ है, तो कहीं ना कहीं उनके मन में ये डर है कि कब
ब्लैक फंगस उनको अटैक करे। लेकिन ये जरूरी तो नहीं है फिर भी, लेकिन लोगों के मन में डर है। उसमें डरने की, कोरोना के हमारे देश में बहुत लाखों में केस पॉजिटिव आए हैं। 10,000 में से सिर्फ 3 लोगों को जो कोरोना पॉजिटिव होते हैं, 10,000 उसमें से सिर्फ 3 लोगों को ब्लैक फंगस जो है इन्फेक्शन हो सकता है। जी, नॉर्मली हमने कोरोना के पॉजिटिव तो बहुत है, लेकिन हमारे देश में अभी 60-70 हजार ही ब्लैक फंगस के केसेस हुए हैं, और उसमें सारे वो लोग ज्यादा थे जिनको शुगर थी और जिनका लंबे समय तक आईसीयू में रहे या उन्होंने स्टेरॉइड लिया, वही लोग हैं। ऐसा नहीं कि हर किसी कोरोना के मरीज को डरने की जरूरत है, नहीं। अगर वो शुगर से ग्रसित है, किसी लंबी बीमारी से ग्रसित है, साथ में कोरोना भी हुआ है, उन्हें अपना बीच बीच में चेकअप कराना जरूरी है। दूसरा आपका सवाल था कि इसके शुरुआती लक्षण क्या होंगे। ये बहुत जरूरी है कि क्योंकि ये बीमारी शुरुआती पहली स्टेज, हम इसे 3 स्टेज में बताते हैं। पहली स्टेज में इसका नॉर्मली मरीज को पता नहीं चलता है, तो सबसे जरूरी है कि आप अपने ये, आपको अगर कोई भी लक्षण लग रहा है कि आंख में दो दिखाई देना या आंखों की पुतली में सूजन आना या आपको लगता है कि मुझे रोशनी में फर्क आ रहा है, ये तो आंख के लक्षण आ सकते हैं आपके। इससे पहले आपको लगता है कि नाक बंद होना, नाक बंद होना आपका सामान्यतः जुकाम में भी होता है, लेकिन अगर आपको कोरोना हुआ, आपको शुगर है और आपकी नाक एक तरफ की, खासकर एक तरफ की नाक लंबे समय से बंद चल रही, 10-15 दिन लग रहा है आपको कि नाक बंद हो रही है, साथ में नाक से बदबू आ रही है, नाक से कालापन या काला खून या जमा हुआ खून निकल रहा है, तो आपको अपने एक नाक कान गले विशेषज्ञ से नाक की दूरबीन कराना सबसे ज्यादा जरूरी है। तभी आप इसे पहली स्टेज में पकड़ सकते हैं। उसके बाद ये आंख में जाता है, आंख के बाद ये दिमाग में जाता है। तो अगर एक बार दिमाग में चली गई तो फिर मृत्यु दर 70% से ज्यादा हो जाती है, फिर मरीज को बचाना बड़ा असंभव हो सकता है। तो अगर हम पहली स्टेज में नाक में इस बीमारी को पकड़ पाए, जिनके सामान्य लक्षण है बुखार आना, सर दर्द होना एक साइड में, नाक का बंद होना, नाक से खून आना, ये शुरुआती लक्षण है। अगर ये दिख रहे हैं तो एक बार अपनी नाक जरूर चेक कराएं अगर आप शुगर से भी ग्रसित हैं तो। सर, जैसे कि अभी गर्मियों का मौसम चल रहा है और बहुत सारे हमारे कंट्री में ऐसी जगह हैं जहां पर लू चलती है और हीट स्ट्रोक होता है, तो उसमें भी नेजल ब्लीडिंग होती है, तो क्या हम उसको भी ब्लैक फंगस से जोड़ सकते हैं? नहीं, ब्लीडिंग संबंध मैंने कहा अगर वो कोविड पॉजिटिव मरीज है और साथ में वो डायबिटीज है, ठीक है ना, तो उनको अगर साथ में नाक बंद हो रही है, एक तरफ सर दर्द, परसिस्टेंट बुखार आ रहा को, अगर आप जो कह रहे हैं हीट आता है, उसमें खाली ब्लीडिंग होती, कोई बुखार नहीं होता, कोई सर दर्द नहीं होता, अचानक खून आ जाता। इसमें आपको बुखार होगा, साथ में सर दर्द होगा, चेहरे के एक तरफ होगा, उसके बाद स्वेलिंग भी देखी गई। हाँ जी, स्वेलिंग तो बाद में आएगी, उससे पहले तो आपको खाली नाक बंद होना पहला लक्षण है। अच्छा। एक तरफ की नाक बंद हो रही है, बुखार आ रहा, सर दर्द हो रहा, ये 3 प्रारंभिक लक्षण है। अच्छा, अगर ये लक्षण दिखाई देते हैं तो क्या किया जाए? फिर आपको एक बार नाक कान गले विशेषज्ञ से अपने नाक का जांच कराना बहुत देर न करें, घर पर न बैठे। जरूर एक बार दिखा दीजिए, ठीक है। वो किसी और कारण से भी नाक बंद हो सकती है, तो उसे क्योंकि आप कोरोना से पॉजिटिव थे, आपको शुगर है, तो आप सबसे ज्यादा प्रोन है इसके लिए इस समय। सर, कौन कौन सी जांचें की जाती है इसमें? जांच हम इसमें सबसे पहले हमें ये देखा जाता है कि ये जो मैंने कहा सबसे पहली जांच हमारे हिसाब से इसमें शुगर का हम असेसमेंट करते हैं, जिसके लिए ब्लड शुगर का असेसमेंट हम उसका फास्टिंग एंड पेरिंडल दोनों कराते हैं। एक ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन होता है, जिससे हम कहते हैं कि पिछले 3 महीने आपकी शुगर का स्टेटस क्या है, वो हमें बताता है। ये सबसे पहली जांच है। दूसरी जांच नाक में दूरबीन से हम करते हैं, क्योंकि वो सबसे पहली जांच है जिसमें किसी भी नाक कान गले विशेषज्ञ को ये पता लग जाएगा कि इसकी नाक काली पड़ रही, क्योंकि मैंने कहा पहला लक्षण ब्लैक फंगस कहते हैं कि नाक काली है, अंदर से देखोगे आप सारी नाक काली हो जाएगी। तो उस कालेपन, जो सड़ा हुआ नाक है, अंदर से टिश्यू है जो, उसे हम फंगस की जांच के लिए भेजते हैं। और एक रिपोर्ट होती है जिसे हम QH टेस्ट कहते हैं, उसमें 6 घंटे में आपको ये पता लग जाता है कि इसमें फंगस है या नहीं है। तो दूसरी जांच ये हो गई है। तीसरी जांच हम, अगर हमें लगता है कि इसमें पॉजिटिव रिपोर्ट आ गई, तो फिर इसमें CT स्कैन कराया जाता है कि ये नाक और आंख में कहाँ तक फैली हुई है। अच्छा, CT स्कैन, देन MRI की भी जरूरत पड़ती है? CT MRI दोनों, आंख में और अगर दिमाग में जा रहे हैं तो हम CT स्कैन को बोलते हैं, अगर वो खाली नाक में और साइनसेस में है तो CT स्कैन ज्यादा अच्छा है। सर, जैसे मुंह की भी अगर हम बात करें, जबड़े की हम बात करें, हमने बहुत सारा न्यूज में भी देखा हुआ है कि बहुत सारे लोगों के, जो कुछ केस में देखा है हमने कि जबड़े उनके पूरी तरह से हटाने पड़ते। जो आपने बोला जबड़ा इसलिए हटाना पड़ता है क्योंकि ये नाक के रास्ते हमारे जो साइनसेस होते हैं, इनको हम साइनसेस कहते हैं, इसमें चले जाता है, उसके बाद जब ये खून का दौरा खत्म कर देता है। इस फंगस की एक ही खासियत है कि शरीर में जाते हमारी खून की नस को सुखा देता है। अच्छा। तो जैसे आपने डायबिटीज में सुना होगा गैंग्रीन हो जाता है, पैर काटने पड़ते हैं, ऐसे ही इसमें क्या कि जब खून को सुखा देता है तो अंग हमारा काला पड़ जाता है। तो जब ये साइनस जो हमारा ये मैक्जिला ऊपर का जबड़ा है, उसके खून की नस को सुखा देगा तो ये सारा जबड़ा नीचे का काला पड़ जाता है। आपके दांत से हम कहेंगे डेड हो जाती है, डेड हो जाती है, तो वो दांत आपके ढीले हो जाएंगे, दांत में दर्द होने लगेगा, धीरे धीरे वो हड्डी गल के खुद ही गिरने लग जाएगी, क्योंकि उसमें खून नहीं है तो वो खराब होनी होनी। बिल्कुल। जैसे ये जो आपने टेस्ट हमें बताए हैं कि हमारे उत्तराखंड में भी क्या अवेलेबल हैं?
उत्तराखंड में क्योंकि ये जब भी ये बीमारी फैली है तो भारत सरकार ने इसे एक नोटिफाइड डिजीज किया था। साथ में उत्तराखंड सरकार ने भी इसे मई के दूसरे तीसरे हफ्ते में साथ एक नोटिफाइड डिजीज, मतलब जितने भी मरीज हम देख रहे हैं उससे सरकार को हमें उसी दिन उनके बारे में डिटेल में भेजना पड़ता था कि ये मरीज हमारे पास आए। नोटिफाइड डिजीज और एपिडेमिक डिजीज भी घोषित किया था उत्तराखंड गवर्नमेंट ने शायद 22-23 मई को। तो जितने भी हमारे पास आते हैं हम भेजते हैं, और उसके लिए सरकार ने कुछ उत्तराखंड के बड़े अस्पताल हैं उनको निमित्त किया कि वहीं पे इनका इलाज होना है। तो उसमें हमारा हिमालयन अस्पताल जॉलीग्रांट, एम्स ऋषिकेश और देहरादून दून मेडिकल कॉलेज एंड मैक्सिसन 4-5 सेंटर उत्तराखंड गवर्नमेंट ने इस गढ़वाल मंडल में किए थे, और हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज कुमाऊं मंडल में। अच्छा। तो इन्हीं निर्धारित सेंटरों पे ही इनका इलाज होना था। अच्छा, टेस्ट भी वहीं होते हैं? टेस्ट आप बाहर करा सकते थे, लेकिन इलाज के लिए मरीज को इन सेंटरों में ही जाना था, क्योंकि इसकी जो मुख्य इलाज में आगे समस्या आ रही थी वो दवाई की अवेलेबिलिटी थी, जो आपने प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया में पढ़ा होगा कि ब्लैक फंगस की दवाइयाँ मार्केट में नहीं रह गई थी। सर, जैसे जिस तरह से हम ब्लैक फंगस की बात कर रहे हैं, मेडिसिन अवेलेबल हैं अब तो, लेकिन फिर भी डेथ रेट हमें सुनाई दे रही, क्या वजह है उसके पीछे? नहीं, डेथ रेट है कि मरीज अस्पताल में देर में पहुंचता है। अच्छा। मैंने कहा कि अगर वो पहली स्टेज में तो डेथ रेट 30% से कम है। हम लोगों ने जितने भी मरीज हमारे पास समय पे आए हैं तो हमारे 70-80% मरीज ठीक होके गए हैं। 5-10% लोगों की मृत्यु भी हुई है। मृत्यु उन्हीं मरीजों में हुई जिनमें ये दिमाग में फैल चुका था। तो यही मेरी सबसे गुजारिश है कि अगर उन्हें नाक के और आंख के थोड़ा भी शक हो रहा है और वो कोरोना पॉजिटिव थे और इम्यूनिटी कम है, डायबिटीज थे, तो वो तुरंत एक बार चेक कराने में कोई नुकसान नहीं। वो किसी भी अपने आसपास जो भी नाक कान गला विशेषज्ञ है, आंख विशेषज्ञ है, उनसे एक बार अपना चेकअप जरूर करें। बिल्कुल। वैसे भी कहा जाता है कि आरंभिक लक्षण अगर दिखाई देते किसी भी बीमारी की, हम ब्लैक फंगस की तो बात कर ही रहे हैं, लेकिन किसी भी बीमारी के अगर आपको थोड़े से भी सिम्टम्स दिखाई देते हैं तो घर पर बैठकर उसको बढ़ाइए मत, उसको आप जांच उसकी ज़रूर करवाइए, जिससे कि जितने जल्दी अगर वो बीमारी पकड़ में आती है तो उसका इलाज जो है उतना ही आसान हो जाता है। सर, बचने के लिए क्या किया जाए, ये बताइए। बचने के लिए सबसे ज़रूरी है कि आपको जो भी सस्पेक्टेड सिम्टम है उनसे कैसे, सबसे पहले जब हम भी इसके इलाज की बात करेंगे तो सबसे पहले इसकी पहचान करना। तो अर्ली डायग्नोसिस है जिन्हें संभावना है। आपका था कि प्रिवेंटिव मेजर क्या है, कि रोकना क्यों है, कैसे रोका जाता है। रोकने का यह है कि अपने एक तो स्वस्थ जो आपका कमजोर हुआ है उसे इम्यूनिटी बूस्टअप करना। तो इम्यूनिटी बूस्टअप करने के बहुत तरीके हैं। आप अच्छा खान पान खाना। दूसरा, आपके घरों के पास अगर कंस्ट्रक्शन हो रहा है, पत्ती गली सड़ी हुई है, घर में काई लग रही है, ब्रेड सड़ रही है, फ्रीज के अंदर आपने सामान रखा और उसी पे सड़ गया। आप नॉर्मली फ्रीज में देखोगे, छोड़ दो, ब्रेड बाहर रख दो, 4 दिन में काली पड़ जाती है, उस पर भी फंगस लग जाती है। तो सबसे पहले जिस घर में आप रह रहे हैं उसकी सफाई, अपने आसपास सफाई, और खासकर जो कमजोर मरीज हैं वो इन चीजों से दूर रहें। बिल्कुल। साफ सफाई पर सर मैं फिर बात करूंगी आपसे, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में डर है। जैसे ब्लैक फंगस आया, सुनाई देने लगा, तो लोगों ने अपने फ्रिज हर चीज की सफाई करनी शुरू कर दी थी, क्योंकि वहां पर भी ब्लैक फंगस उनको दिखाई दे रहा था। मैंने कहा वातावरण में 24 हर जगह अवेलेबल है। बिल्कुल सर, मैं बातचीत जारी रखेंगे, कॉल ले लेते पहले। हेलो सर, मैं पूछे ना सर, मिला है ना डॉक्टर साहब से? जी, जल्दी से प्रश्न पूछिए अपना। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार सर, जल्दी से प्रश्न पूछिए, समय की कमी है। सर बोल रहा हूँ मैडम। सर, टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजिए। आप हमारे पहाड़ी होके गए जी, पहाड़ में कोई जाता नहीं है, डॉक्टर साहब नहीं आता, फिर साहब नहीं आता है। मेरा क्वेश्चन है, थोड़ा मेहरबानी कर दिया हमारे, आप इसलिए पैदा हुई हुई, आप भी मेरे के अंदर पैदा हुई हुई हो, गरीबों को थोड़ा करिए। सर, आपकी आवाज एक तो हम तक सही पहुंच नहीं पाई और आपका प्रश्न भी हम नहीं सुन पाए। अगर आप हमको सुन रहे हैं तो प्रश्न जल्दी से पूछ लीजिए। जी, जल्दी से प्रश्न पूछ लीजिए आप। नहीं, मैंने मैडम आपसे एक क्वेश्चन किया था ना जी। आप ऐसा ना, हाँ तो ऐसा ना, आपसे बात करो, मैं ऐसा है थोड़ा पहाड़ों में थोड़ा जाइए मैडम। जी।
सर, आपका प्रश्न हम तक स्पष्ट रूप से नहीं पहुंच पाया, लेकिन जहां तक मैं थोड़ा सा समझ पाई हूं कि पहाड़ों पर जाकर देखिए, आप कहना ये चाह रहे हैं कि देखिए हम पर्सनली तो वहां नहीं जा सकते, लेकिन हमारा जो ये कार्यक्रम है खास तौर पर हम गांव के लिए, अपने पहाड़ के लिए ही ये बनाते हैं और घर घर तक हमारी कोशिश रहती है कि हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको जागरूक कर सके। जैसे किसी भी तरह की कोई बीमारी होती है उसमें जानकारी कम होती है, भ्रांति पहले फैल जाती है, तो उन भ्रांतियों को दूर करते हुए हम जागरूकता लाने की हम कोशिश करते हैं और आप लोगों को अवेयर करने की ही हमारे इस कार्यक्रम का मकसद ही वही है। सर, अब जल्दी से हम अपने प्रश्न पर आ जाते हैं कि जैसे घरों पर लोगों को बड़ा शुरू में जैसे ही ब्लैक फंगस के बारे में सुना, बहुत डर हो गया और घरों में जैसे फ्रिज है, बहुत सारी जगह ब्लैक फंगस हमें दिखाई देती है, मिट्टी में भी है, लेकिन वही बात आ जाती है फिर से, पहले कभी कुछ नहीं हुआ, अब जो है लोगों के मन में डर है, तो डरना कितना जरूरी है? डरना जरूरी है। खासकर ये है कि घर की सफाई आपको वैसे भी रखनी थी, अब भी रखनी है। बिल्कुल। आपको लगातार जिनको भी कोविड पॉजिटिव हुए हैं, डायबिटीज है, रेगुलर मास्क का यूज करना है। बरसात का सीजन शुरू हो गया तो मास्क, यही नहीं कि 10 दिन तक आप मास्क लगाए, उसके मास्क के अंदर भी ये फंगस का स्प्रो ग्रो कर सकता है, तो उसकी रेगुलर धुलाई करना है। ऐसा नहीं कि हर नया खरीदो आप, उसे धुलो, लेकिन धूप में 6-7 घंटे जरूर सुखाइए। मास्क लगाना अपना, अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं तो शुगर का चेकअप करना जी। और कोविड की जो भी भारत सरकार ने गाइडलाइन देना उसको प्रॉपर फॉलो करना, क्योंकि अभी हमारे देश से कोरोना खत्म नहीं हुआ, तो वो हमें ध्यान रखना है। और अपना सबसे जरूरी है कि हमारी जो प्रतिरोधक क्षमता है, तो अपने खान पान पे ध्यान देना, खान पान पे ध्यान दें और हल्की फुल्की एक्सरसाइज वो करें, जरूरी है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि अभी आप ये मत सोचिए कि कोरोना यहाँ से चला गया है, ऐसा नहीं है। जैसे ही अनलॉक हुआ लोग ये समझने लगे कि जो है कोरोना चला गया है, ऐसा नहीं है। अनलॉक करना भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन अपनी सेफ्टी भी बहुत ज़्यादा आप रखिए। सर, चलने से पहले क्या आप एडवाइस करना चाहेंगे? मेरा सभी मरीजों से जिनको भी कोरोना पॉजिटिव हुआ और वो शुगर से हैं, मैं बार बार शुगर पे फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि सारे मरीज हमने जो देखे हैं वो सब शुगर से ग्रसित थे। अपना शुगर का पीरियडिकली चेकअप अपने जिस भी डॉक्टर से आप इलाज कराएं, उन्हें एक बार अपना चेकअप जरूर कराते रहें अगले 1-2 महीने 3 महीने तक। दूसरा है कि जिन लोगों को भी टीका नहीं लगा, वो पिछली बार भाग गए थे कि टीका लगाने की जरूरत नहीं है, अब कोरोना खत्म हो गया, कृपया करके वो भारत सरकार का सहयोग करें और अपना टीकाकरण करवाएं। और तीसरा मेरा यही है कि ये बीमारी वेरिएंट बदलेंगे, इसके कई बार म्यूटेशन होंगे, डेल्टा प्लस आएगा, अल्फा प्लस आएंगे। आपको जो भारत सरकार की गाइडलाइन है वो आपको प्रोटोकॉल के हिसाब से फॉलो करें, तो हम तभी बच सकते हैं। वैक्सीन एंड प्रोटोकॉल फॉलो करें। तीसरा, आपके पास कोई रास्ता बचने का नहीं है। बिल्कुल, और बरसात का वैसे ही मौसम है और इसमें फंगल इन्फेक्शन वैसे भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो इसलिए बहुत ज़्यादा अपना ध्यान आप रखिएगा। सर, आप स्टूडियो में आए और ब्लैक फंगस को लेकर बहुत सारी विस्तृत जानकारी आपने दी, समय निकालने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। दर्शकों, हमें उम्मीद है आज हमने जितनी भी बातचीत की ब्लैक फंगस विषय पर आपको ज़रूर पसंद आई होगी, और आपको कैसा लगी हमारी आज की ये बातचीत, हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा, फीडबैक अगर आप देना चाहें तो आप जल्दी से हमारा पता नोट कर लीजिए। हमारे इस कार्यक्रम का पता है दूरदर्शन केंद्र, निकट रिस्पना पुल, हरिद्वार बाईपास रोड, देहरादून, उत्तराखंड। अगले सोमवार हम फिर से एक नए विषय के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हेलो डॉक्टर की समस्त टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।